Good afternoon, everyone. Welcome to in our Suvarna batch 2024-2025 in Ayurveda reality channel. Okay, चलो तो आज हमारा सब्जेक्ट है डेट इज रचना शरीर, जिसका हमारा 3rd नंबर का टॉपिक है डेट इज गर्भ शरीर. ओके, गर्भ शरीर पार्ट 1. हम गर्भ शरीर को 2 पार्ट में रिवाइज करेंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में. आज हम रिवाइज करेंगे गर्भ शरीर का पार्ट 1. ओके, मतलब पार्ट 1 में कौन कौन सा रिवाइज करने का है वो आज हम रिवाइज करेंगे. फिर हम पार्ट 2 में जो जो रिवाइज करने का है वो रिवाइज करेंगे. ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. अब आपको मेरी स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा. अकॉर्डिंग टू इंसेजम हमें इस चैप्टर को कवर करने का है. व्याख्या, शुक्र, आर्तव, गर्भदान, पंचमहाभूत भूमिका, गर्भ विकास, बीज भाग अवयव, लिंग निश्चय, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि क्रम और गर्भोत्पत्ति सामग्री, गर्भ कर भाव, गर्भ वृद्धि कर भाव, गर्भ पोषण, अपरा निर्माण, नाभि नाड़ी निर्माण, अवयव अवयव अंग उत्पत्ति क्रम, गर्भ विकृति. ठीक है, चलो आज हम कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में. पार्ट 1 में आज कवर करेंगे गर्भ शरीर के. दैट इज गर्भ की व्याख्या, शुक्र, आर्तव, गर्भधान, गर्भ विकास, पंचमहाभूतों की भूमिका, गर्भ विकास, त्रिदोषों की भूमिका, बीज भाग अवयव करेंगे, लिंग विनिश्चय कवर करेंगे आज, और मासिक गर्भ वृद्धि क्रम आज कवर करेंगे. ठीक है, चलो तो आज का पहला टॉपिक हम चालू करते हैं. इट इज गर्भ शरीर पार्ट 1, जिसमें हम कवर करेंगे. अब आपको मेरी स्क्रीन देखो, मैं ये चैप्टर टोटल टेक्स्ट बुक से ही पढ़ने वाला हूँ. ठीक है, क्योंकि मैं रेफर करूंगा आप सभी को कि आप टेक्स्ट बुक से ही नोट्स बनाओ और टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो ये चैप्टर. ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी इस चैप्टर से छोड़ना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज 2 एमसीक्यू 1 एमसीक्यू है. ओके, मतलब कि 20 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर से है. इसीलिए मैं इस चैप्टर का एक वर्ड भी नहीं छोड़ सकता हूँ. ठीक है, इसलिए मैं भी आपको टेक्स्ट बुक से ही रिवाइज करा रहा हूँ, समझाऊंगा और आप भी टेक्स्ट बुक ओपन करके ही बैठिए. ठीक है, जिन्होंने नोट्स बनाए अपने नोट्स ओपन करके बैठो, और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, जिन्होंने नोट्स टेक्स्ट बुक में ही बना है, वो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठो और रिवाइज करो. ठीक है, चलो तो आपको मेरी स्क्रीन की साइड में दिख रहा होगा पहला पेज, जिसमें दिख रहा हूँ गर्भ की व्याख्या, शुक्र और उत्पत्ति और शुक्र शुद्ध चक्र के लक्षण. चलो, गर्भ की व्याख्या, शुक्र शून्यतम गर्भस्थयम आत्म प्रकृति विकार समर्जितम गर्भ इत्युच्यते. सुश्री शरीर सन का श्लोक है. ये श्लोक आपको याद करना है, कंपल्सरी याद करना ही है. ठीक है, माता की क्या बोले ये श्लोक क्या बोलता है, माता के गर्भाशय में शुक्र और शनि इनका संयोग होकर उसमें आत्मा, प्रकृति एवं विकार इनके संयोग से जो घनीभूत आकार तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गर्भ कहते हैं. ठीक है, फिर दूसरा श्लोक कौन सा है, किसने दिया है, आचार्य चरक ने दिया है. कौन सा, शुक्र शोनित जीव संयोगो तू खलु कुशी गते गर्भ संज्ञा भवती. इट इज चरक शारीर स्थान का श्लोक है. ठीक है, इसमें क्या बोला है, शुक्र और शनि इनका जीव के साथ कुक्षी में संयोग होता है, उस समय जिसका निर्माण होता है उसे गर्भ कहा जाता है. ठीक है, अब हम देखेंगे शुक्र क्या होता है. शुक्र मीन्स स्पर्म, आप सभी बताए. अब हम इसको मॉडर्न में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल में. ठीक है, शुक्र को, स्पर्म को. ओके, शुक्र का परिणाम क्या आता है, तेज, रेत, बीज, वीर्य. स्वरूप सौम्य शुक्र. प्रमाण अर्धांजलि, आधा अंजलि इसका प्रमाण होता है. ठीक है, बस इतना ही है प्रमाण. फिर उत्पत्ति, शुक्र की उत्पत्ति मज्जा धातु से हुई है, बस इतना ही लिखो. ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत लिखो इसकी उत्पत्ति. ठीक है, शुक्र की उत्पत्ति किससे हुई है, मज्जा धातु से हुई है. शुक्र का कार्य क्या है, एक गर्भ की उत्पत्ति करने का कार्य शुक्र धातु करता है. बस ये कार्य ये लिखो बस. फिर शुद्ध शुक्र का लक्षण आता है, जिसमें 2 लक्षण बताए, स्फटिकंगम द्रवम सिंधम मधुरम मध्यगनिच्छ शुक्र विषंति के जलक्षेत्र निभम तथा संस्कृत शायरी स्थान का श्लोक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको याद करना ही, मतलब याद करना ही है. आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुद्ध शुक्र स्फटिक के समान श्वेत, द्रव रूप, स्निग्ध, मधुर, रसयुक्त एवं मधु के समान शहद गंधयुक्त होते हैं. और दूसरा श्लोक नहीं भी चलेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ये श्लोक यहाँ से इंपॉर्टेंट है. ओके, और ये श्लोक कमेंट में आपको बताया. ओके, नेक्स्ट आर्तव. नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्तव की. ठीक है, आर्तव. ओके, आर्तव की अगर हम बात करें आर्तव की, तो
परिणाम के आतों के रज शून्यतम स्त्री शुक्रम रसजम। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है? ऋतौ भवम तदार्थम, ऋतौ भवम तदार्थम। ठीक है, ऋतौ भवम तदार्थम मतलब क्या होता है? आर्तव आग्नेय अर्थात तेज तो प्रधान होता है। प्रमाण 4 अंजलि। कार्य शरीर में रक्त के समान युक्त आर्तव गर्भ की उत्पत्ति करते हैं। इसका भी कार्य सेम है, गर्भ की उत्पत्ति करना। किसका? आर्तव का। शुद्ध आर्तव क्वेश्चन क्या बोलते हैं? शशासुर प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षार्थोपमम तदार्थम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजत सुशील शरीर स्थान का यह श्लोक है। दैट इज खरगोश के रक्त के समान लाल रंग का लाक्षा रस के समान वर्णयुक्त जिसको धोने से कपड़े पर दाग ना रहे, वह आर्तव शुद्ध आर्तव होता है। ठीक है, अब रज मतलब क्या और स्त्री बीज मतलब क्या? रज अथवा आर्तव ये की चीज। ठीक है, रज मीन्स हर महीने 3 से 4 दिन तक स्राव के रूप से बाहर निकलता है। गर्भाशय और योनि की शुद्धि कर गर्भाशय और योनि को शुक्र जंतु के प्रवास के योग्य बनाता है। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्त्री बीज। यह स्त्री बीज को अंध पुष्प भी कहा जाता है, याद रखना, एमसी में पूछा जाता है। ठीक है, वह सूक्ष्म होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। ओके, जिसको ओवम कहा जाता है, स्त्री बीज। यह हर महीने एक इस प्रकार बनकर बीज ग्रंथि से बाहर निकलता है। पुरुष बीज के साथ इसका संयोग होने पर गर्भ निर्मित होती है, किंतु ऐसा संयोग न होने पर बीज मृत होकर स्त्री शरीर से बाहर निकलने वाले रज के साथ प्रथम और द्वितीय दिन स्त्री शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, पहले दिन या दूसरे दिन ये स्त्री के शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गर्भधान दैट इज फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसमें देखो यहाँ पे गर्भधान उतना डिटेल में एक्सप्लेन किया नहीं है आयुर्वेद में। ठीक है, क्या बोले डायरेक्ट से यहाँ पे बताए? गर्भधान हेतु योग्य आयु, जिसका श्लोक आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, क्या बोले? गर्भधारण हेतु पुरुष की आयु 25 साल होनी चाहिए और स्त्री की 16। कम आयु की स्त्री पुरुष गर्भधारण करते हैं तो उत्पन्न होने गर्भ भी अपरिपक्व बीज का होता है। अगर कम एज में अगर कोई कम एज में प्रेग्नेंट होता है तो उसका जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत वीकनेस होता है। ठीक है, वीक हो जाता है। जो एम्ब्रियो डेवलप होता है और फिर बर्थ होता है उस बच्चे का, वो वीक होता है। ठीक है, अगर स्त्री उसके शारीरिक विकास पूरा होने से पहले ही गर्भवती होती है तो इसका खुद के शारीरिक विकास नहीं होगा। अगर कोई स्त्री प्रॉपर एज के पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसने जन्म दे बच्चे को, तो बाद में उसका जो बॉडी है, उस स्त्री की जो बॉडी है वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करेगी बाद में, क्योंकि वो एक एज के पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है, अब सुश्रुत का मत क्या बोलता है इसमें? स्त्री पुरुष समागम के समय वायु, उन्होंने बस बताया कि क्या क्या होता है, आप पढ़ लो। ठीक है, सुश्रुत में चरक मत आप पढ़ लो क्योंकि वहां से कुछ पूछता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट एक टॉपिक है वाला पुंसवन विधि, ये आपको याद रखना है। ये आपको एमसीक्यू पूछ देंगे, एमसीक्यू में पूछेगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर पूछा जा सकता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जिसका गर्भधारण हुआ है ऐसे स्त्री ने लक्ष्मण, वटांकुर, सहदेवा, विश्वदेवा इनमें से किसी एक औषधि को दूध के साथ पीसकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा होने पर दाहिने नासापुट में 3-4 बूंद डालनी चाहिए और वह उसे न थूके। गर्भधारण होने के बाद पहले महीने में गर्भ कलल स्वरूप होता है। ओके, वो कलल स्वरूप क्यों होता है वो हम मासिक गर्भवती गर्भ में देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, उसमें लिंग की निश्चिति नहीं हुई होती है। दूसरे महीने में गर्भ एक घन स्वरूप तैयार हो जाता है, तो उसमें लिंग की निश्चित होना हो जाता है। ठीक है, तो एक महीने अर्थात 1 महीने के अंदर या अधिकतम 7 सप्ताह तक यह पुंसन विधि करनी चाहिए अभी जिसको पुत्र चाहिए। ठीक है, जिसको लड़का चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गर्भ विकास में पंच महाभूतों की भूमिका क्या है? 5 महाभूत है, उसकी भूमिका क्या है? पहले महाभूत है वायु महाभूत। वायु विभजती, वायु के द्वारा क्या होगा? हर एक ऑर्गन का डिवाइडेशन होगा। बस यहाँ पे इतना ही लिख कर एकदम हर एक शरीर के अंग प्रत्यंग का विभाजन होगा। फिर दूसरा महाभूत है तेज महाभूत, तेज एवं पचती। तेज महाभूत मतलब अग्नि, अग्नि से क्या होता है? पाचन कार्य होता है। तो शरीर के अंदर शरीर के अंदर उस गर्भ का क्या होगा? पाचन क्रिया, उस गर्भ के अंदर जो पाचन क्रिया चलेगी वो तेज महाभूत के द्वारा चलेगी। आप महाभूत आप क्लेदंती मतलब गीलापन उत्पन्न करना उस गर्भ में अंदर, उस शरीर के अंदर जो गर्भ है उसमें गीलापन को निर्माण करना कौन सा महाभूत करेगा? आप महाभूत, आप क्लेदंती।
प्रतिमाभूत पृथ्वी सहनती, पोषण, आकार, अवयव का प्रॉपर से डेवलपमेंट करना, पोषण करना, ये कौन करेगा? प्रतिमाभूत करेगा। आकाशमाभूत आकाश विवर्धनती, मतलब आकाशीय उसके उस गर्भ के आकार को वृद्धि करेगा। उस जो गर्भ है जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कौन करेगा? आकाश माहभूत करेगा। उसका प्रॉपर साइज डेवलपमेंट कौन करेगा? आकाश माहभूत करेगा। ओके, ये केवल आप नहीं भी कहते चलेगा, जो लिखे ना आकाशीय भाव वायव्य भाई नहीं भी कहते चलेगा। ओके, अब त्रिदश की भूमिका क्या है? वात पित्त शिष्मन एवं देह संभव हेतव, मतलब देह संभव अर्थात देह की उत्पत्ति प्राकृत अवस्था में वातादि दोष शुक्र और शोनित के साथ शरीर की उत्पत्ति करते हैं। ये तीन दोष देह को धारण करते हैं। ठीक है, क्या बोले कि देखो जब प्राकृतिक अवस्था होता है तो वातादि दोष शुक्र और शोनित के साथ शरीर की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, मतलब जब प्राकृतिक अवस्था होती है उस शरीर की, तो जो क्या बोलते हैं वात दोष होता है वो शुक्र और शोनित के साथ शरीर की उत्पत्ति करता है। ठीक है, ये तीन दोष देह को धारण करते हैं। बरोबर है, वात पित्त कफ देह को धारण करते ही है, आप सभी को पता है। शुक्र और शोनित में वादी तीन दोष प्राकृतिक अर्थात धातु रूप की विद्वान रहते हैं। शुक्र सौम्यम आर्धव आग्नेय, बस इतना ही आप याद हो। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पता जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीज भाग अवयव। ये डायरेक्ट आपको LAQ पूछेगा। ठीक है, बीज भाग अवयव, यहाँ से क्या आएगा? आपको डायरेक्ट LAQ आएगा। क्या आएगा? LAQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। बीज भाग अवयव वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका श्लोक लिखने का, कौन सा? बीज इति शुक्र शून्य बीज से अंग प्रत्यंग निर्वर्तक भागो बीज भाग चक्र पानी शरीर स्थान 3/17। ठीक है, तो क्या बोला इसमें? आचार्य चरक ने इस श्लोक में जन्मजात विकृति का वर्णन किया गया है। बीज भाग अर्थात बीज के अंग प्रत्यंग निर्वर्तक भाग अर्थात जिनसे अंग प्रत्यंगों का निर्माण होता है। जिस अंग प्रत्यंग का बीज भाग उपतप्त अर्थात दूषित होता है, उस अंग व प्रत्यंग में विकृति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत यदि अंग प्रत्यंग उत्पन्न करने वाला बीज भाग दूषित नहीं है तो गर्भ किसी प्रकार का विकृति उत्पन्न नहीं है। अगर कोई बीज भाग दूषित नहीं है, ठीक है ना, उसमें फॉल्ट है, तो जो गर्भ रहेगा, डेवलपमेंट होने वाला गर्भ, उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं रहेगा। ठीक है ना, उसमें कोई फॉल्ट आएगा। ओके ना, वो दूषित होगा। फिर आचार्य जलन क्या बोलते हैं? मनुष्य बीज सभी प्रत्यंग बीज भागों का समुदाय और यह सदृश प्रत्यंग समुदाय के रूप में पुरुष का निर्माण करता है। फिर क्या बोला है? मनुष्य देखो दलन बोलते हैं कि हेरिडिटी, वो हेरिडिटी कैसे कर रहे कि मनुष्य से मनुष्य की ही उत्पत्ति होना। ओके, माता बैरी की संतान अगर बैरी है तो माता या पिता में से कोई तो एक बहरा होगा, कि हेरिडिटी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और घोड़े से घोड़े की उत्पत्ति होना, ये सब कौन बोलते हैं? आज एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक टॉपिक देख रहे पुरुष व्यापक गर्भ व्यापक बीज भाग का टॉपिक है ये। इसमें क्या बोले कि गर्भ में विकृत शुक्र के प्रभाव से पुरुष व्यापक उत्पन्न होते हैं। अगर गर्भ में कोई गलत टाइप का स्पर्म चले गए तो क्या होगा? पुरुष व्यापक होगा। पुरुष व्यापक उत्पन्न व्याधि, जो पुरुष व्यापक व्याधि होती है वो उत्पन्न होती है जब पुरुष बीज में संपूर्ण उत्पादक भाव अर्थात बीज भाग दूषित होता है, तब उस पुरुष बीज के द्वारा वंध्य पुत्र प्राप्त होता है। जब क्या होता है? पुरुष बीज संपूर्ण उत्पादक भाव अर्थात बीज भाग दूषित करता है। जब कोई पुरुष बीज पूरे वो सिर्फ बीज भाग को दूषित करेगा तो वंध्य पुत्र प्राप्त होगा। फिर वो पुरुष बीज भाग अवयव दूषित करेगा तो पुत्री प्रज संतान प्राप्त होगी। जब वो पुरुष बीज भाग अवयव और पूरे शरीर के उत्पादक भाव को दूषित करेगा तो तृणपुत्रिक नामक संतान उत्पन्न होगा। ठीक है, ये तीन आप याद रखना। ये तीन आपको शायद आपको पुरुष व्यापक ऐसे क्यों पूछ सकते हैं। ठीक है, चांसेस तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन MCQ में एक आधी क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, और क्वेश्चन करके MCQ। ठीक है, फिर यहाँ पे हेरिडिटी क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट पैसेज में, तो आपको पढ़ लेना है कुछ से। ठीक है, अब देखते हैं हम लिंग विनिश्चय, दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन। ओके, सेक्स डिटरमिनेशन, तो इसमें क्या बोले? पहला पॉइंट लिखना है इसमें, मैं जो बता रहा हूँ वैसे रिवाइज करो, कि वैसे नोट्स बनाओ। फर्स्ट पॉइंट है इसमें गर्भधान होते समय शुक्र का अधिक अगर होता है तो पुत्र, आर्थावधिक अगर कन्या तथा दोनों सामान्य होते नपुंसक। दूसरा पॉइंट, गर्भधान के समय अगर रज का प्रमाण अधिक है तो कन्या, रज का शुक्र का प्रमाण अधिक है तो पुत्र। फिर तीसरा पॉइंट, ऋतुमती स्त्री के साथ सम दिनों में जैसे 4, 6, 8, 10, 12 समागम होने पर पुत्र होगा और विषम दिनों 5, 7, 9, 11 समागम होने पर कन्या होगी।
ठीक है। फिर दक्षिण वृषण से अगर बीज निकल रहा है तो पुत्र प्राप्त होगा, और वाम बीज को से अगर बीज निकल रहा है तो कन्या प्राप्त होगी। बस इतने पॉइंट देखो और कुछ नहीं, एलिमिनेशन बस। आने के चांसेस कम है, ठीक है। अब हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज मासानुमासिक गर्भवृद्धि क्रम, जो भी एक एलएक्यू बन सकता है। एलएक्यू आता ही है, ये एक एलएक्यू कंपलसरी कंफर्म होता ही है 101% आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपके कॉलेज टर्म एग्जाम में, ठीक है, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक के, ठीक है। चलो, पहला मंथ होता है प्रथम मास, जिसमें सुश्रुत बोलते हैं प्रथम मासिक कलर जायते। तो सुश्रुत क्या बोलते कि प्रथम मास में जो क्या बोलते जो गर्भ कैसे होते हैं, कलर स्वरूप होता है, ठीक है, मतलब बुदबुदाकार स्वरूप होता है, बुदबुदाकार एकदम दबा दबा एकदम, ठीक है। बेचारे क्या बोलते हैं, गर्भ खेड़भूत के आकार के होते हैं, खेड़भूत अर्थात कफरूप के आकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रथम मास हो गया, फर्स्ट मंथ हो गया, ध्यान देंगे। द्वितीय मास, द्वितीय मास में आचार्य सुश्रुत तथा चरक के अनुसार द्वितीय मासी घन संगप्ते पिंड पेशुर्भिदम वा तत्र घन पुरुषः पेशी स्त्री अर्बुदम नपुंसकम। चरक शरीर स्थान 4/10 का श्लोक है, ये श्लोक आपको लर्न करना कंपलसरी। जो श्लोक मैं पढ़ के रिवाइज करवा रहा हूँ वो श्लोक आपको लर्न करना मस्ट कंपलसरी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या बोले, द्वितीय मासी घन संपगते पिंड पेशुर्बुदम वा तत्र घन पुरुषः पेशी स्त्री और बुदम नपुंसकम। आचार्य सुश्रुत के अनुसार या चरक के अनुसार, दोनों आचार्य एक ही बात बोलते हैं कि द्वितीय मास में कफ पित्त वायु इनके कारण परिपक्व हुआ महाभूत का हुआ संघात अर्थात गर्भ घन होता है, उसे आकार प्राप्त होता है, मतलब पिंड के समान गोल होने पर अगर पुरुष, पेशी के समान लंबा होने पर स्त्री, और अर्बुद के समान होने पर अर्बुद के समान अर्धगोल होने पर नपुंसक, ठीक है। फिर तृतीय मास क्या बोलते हैं, तृतीय हस्त पाद शीर्ष पंचपिंड का निर्वंत प्रत्यंग अंग विभाग गच्छ सूक्ष्म भवती, ठीक है, ये श्लोक लर्न करना कंपलसरी है। इसमें क्या बोले, आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर, ऐसे 5 पेड़ उत्पन्न होते हैं। चरक क्या बोलते हैं, सभी इंद्रिया सभी अंग सभी अवयव एक ही समय उत्पन्न होते हैं, ये आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। चतुर्थ मास, फोर्थ मंथ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बताया गया है, चतुर्थी सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तर भवति गर्भ हृदय प्रवक्ति भावच्च धातुर्भिव्यक्तो भवति। तो शारीरिक का यह श्लोक है, ठीक है। सुश्रुत क्या बोलते हैं कि चतुर्थ मास में सभी अंग प्रत्यंग विभाग पहले से अधिक सुस्पष्ट होते हैं, गर्भ का हृदय व्यक्त होने के कारण चेतना धातु अभिव्यक्त होकर स्पंदन प्रतीत होता है, मतलब हृदय चेतना का स्थान बताया गया है, कौन, आचार्य सुश्रुत में। फिर अर्जुन क्या बोलते हैं कि इस महीने में माता को 2 हृदय से, इस महीने में देखो, इस महीने चतुर्थ मास में अब हृदय आ जाता है, गर्भ को, गर्भ में हृदय डेवलपमेंट हो जाता है, तो गर्भ का हृदय और माता का हृदय से 2 हृदय होने के कारण इस महीने में सुश्रुत क्या बनते हैं, चतुर्थ मास में उस स्त्री को 2 हृदय नहीं बोलता है, ठीक है। फिर चरक क्या बोलते हैं, गर्भ की स्थिरता प्राप्त होती है चतुर्थ मास में, ठीक है। पंचम मास पंचमी मन प्रतिपदंतरम भवती, सुश्रुत के अनुसार गर्भ में जो मन है, गर्भ का जो मन है अधिक पहले से अधिक प्रवृद्ध हो जाता, प्रबुद्ध हो जाता है, तो जागरूकता आ जाती है। और चरक क्या बोलते हैं, अन्य महीने की अपेक्षा में गर्भ में अधिक मात्रा में मांसरक्ति की वृद्धि होती है इस महीने में, कौन से महीने में, पंचम महीने में, पंचम मास में, ठीक है। षष्टम मास षष्ठी बुद्धि, मतलब आचार्य सुश्रुत के अनुसार षष्टम मंथ में उस गर्भ को बुद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन चरक के अनुसार इस महीने में जो गर्भ है उसको बल और वर्ण का, उसमें बल और वर्ण का उपचय होता है, बोलते सिक्स्थ मंथ में, षष्टम मास में, षष्ठ मास में, इसके अनुसार चरक के अनुसार। फिर हम बोलेंगे सप्तम मास, जिसमें क्या बोले, सप्तमी सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तर, मतलब उसके अनुसार 7वें महीने में सभी अंग प्रत्यंगों की अभिव्यक्ति बलवाती होती है। मतलब अब सप्तम मास में क्या होता है, वो गर्भ के सारे ऑर्गन समय देखने को मिलते हैं प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन चरक क्या बोलते हैं, चरक बोलते हैं कि गर्भ सभी भाव व्यक्त होते हैं, चरक क्या बोलते हैं कि इस महीने में उस गर्भ में सभी भाव व्यक्त होने लगते हैं, मतलब हमें सभी प्रकार के एक्सप्रेशन हम देखने को मिलते हैं सप्तम मास में। फिर अष्टम मास की अगर हम बात करें तो अष्टमी स्थिर भवत्युष तत्र जातिश्च जीवन रजस्ता भागत्वा च ततो बलिम मानसो दमस्मय दाप्येत सुशिष्ट के श्लोक है। सुशिष्ट क्या बोलते हैं कि
माता और बालक दोनों के शरीर में ओज अस्थिर होता है। ऐसे दिन अगर जन्म होता है तो ओज विरहित होने के कारण जो बालक है वो जीवित नहीं रह पाता है। देखो, ऐसे 8वें महीने में क्या होता है कि जो माता और बालक होते हैं, माता स्त्री और जो स्त्री के अंदर का गर्भ है वो क्या कहते हैं, अस्थिर होता है। इस अस्थिर होने के कारण उनमें जो ओज होता है उनके अंदर का वो अस्थिर होता है। अगर जन्म हो गया 8वें महीने में तो बालक का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मतलब वो जो बच्चा आया है बाहर वो बच्चा जिंदा नहीं रहता है अगर 8वें महीने में अगर किसी का बच्चा होता है तो। ठीक है, फिर आधुनिक आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है, 8वें महीने में पैदा हुआ बालक जीवित रहने की संभावना कम होती है क्योंकि ओजरित अर्थात प्राण शक्ति कम होती है। अगर 8वें महीने में बालक होता है तो जीवित रहने की क्षमता अगर हो भी गया जिंदा, अगर जिंदा वो जन्म ले भी लिया तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि उसके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, तो उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग मतलब ताकत तो होती ही नहीं है। ठीक है, क्या हम कहते हैं नवम मास, नवम दशमे का द्वादश मान्य तस्मिन जायते अत्युन्नथा विकारी भवती। आचार्य सूची के अनुसार नवम मास में गर्भ के सभी अंग प्रत्यंग कैसे होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो चरक के अनुसार 8वें महीने के बाद एक दिन पश्चात अर्थात नवम मास में 10वें मास तक विघ्न रहित प्रसव काल माना गया है। लेकिन 10वें महीने के बाद अगर गर्भ यदि गर्भाशय में रहता है तो उसे विकृति बन जाती है। 10वें महीने तक उसका जो डिलीवरी पीरियड है, अगर 10वें में डिलीवरी होती है तो नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि 10वें महीना तक डिलीवरी होना एक कॉमन और नॉर्मल हो गया, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर 10वें महीने के बाद अगर 11th मंथ में किसी की डिलीवरी होती है तो वो विकृति बन जाती है। मतलब क्यों, कहीं ना कहीं माना जाता है कि उस फीटस के अंदर एक विकृति उत्पन्न हो चुकी है। ठीक है, 2 मिनट। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 10th मंथ तक 9th मंथ में 10th मंथ में होना ये नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन 11th मंथ में अगर होता है तो ये किसी तो विकृति उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं माना जाता है कि डॉक्टर आचार्य के अनुसार की विकृति उत्पन्न किया गया कि इसमें क्या की विकृति उत्पन्न हो चुकी है क्योंकि 11th मंथ में डिलीवरी होने की संभावना हो रही है इसीलिए। ठीक है, तो ऐसे हमने नवम मास 9 मंथ्स हम देखा। आपको मैंने जो जो श्लोक मैंने पढ़ के बताया वो श्लोक कंपल्सरी याद होना चाहिए। श्लोक के फोटोज ग्रुप में आ जाएंगे। IMP श्लोकास के फोटोज जो लर्न करना मस्ट कंपल्सरी है। ठीक है, डोंट टेक टेंशन। और क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे इस चैप्टर से वो मैं जब गर्भशय का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा उसी लेक्चर में बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, अभी बताने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो, सो थैंक यू।